प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे और अपने चैनल आपके अपने चैनल आओ सीखें भूगोल में स्वागत है। यहाँ पर हम एक बार फिर से दो अंक के प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अगला जो प्रश्न है, 7 प्रश्न हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे, उनको देखें और ये 8वां प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न 8वां है, प्रवास से आप क्या समझते हैं या प्रवास किसे कहते हैं? प्रवास किसे कहते हैं? आप लोग जानते होंगे कि हम अपनी कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, आर्थिक स्थिति होती है या फिर विवाह जैसी स्थितियां होती हैं जिसमें व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना होता है ना। तो प्रवास का बहुत साधारण अर्थ है, उत्तर लिखेंगे। प्रवास व्यक्ति के स्थानांतरण को कहते हैं ये लिख सकते हैं आप। ये बहुत छोटा हो जाता है तो आप लिखेंगे प्रवास। चलिए इसको ना लिखें। प्रवास या आप लिखेंगे व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आता है एवं जाता है। आपकी भाषा में बता रहे हैं, इसे प्रवास कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखा हुआ है आता है, बहुत सारा जाता है, मतलब हम अपना क्षेत्र छोड़कर जा रहे हैं। आता है अप्रवास, जाता है तो उत्प्रवास। मतलब कोई व्यक्ति जब हमारे क्षेत्र में आता है तो क्या कहेंगे? अप्रवास। और अपने क्षेत्र से जाता है तो कहलाएगा उत्प्रवास। जैसे किसी लड़की की या बिटिया की शादी होती है तो वो अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चली जाती है, तो वो होता है उत्प्रवास। गांव से गांव की ओर प्रवास होता है, जिले से जिले की ओर, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर व्यक्ति का आना और जाना। ठीक है। आप तीसरे मतलब इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आना या एक स्थान दूसरे स्थान की ओर जाना। ठीक है, आना जाना। तो आप प्रवास इस तरीके से साधारण शब्दों में अपने लिख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं? सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं? और यहाँ पर देखें, उत्तर लिखेंगे। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति होता है, जिसे एक वर्ष में 183 दिन से भी कम रोजगार प्राप्त करता है ना, उसे या उन्हें, उसे लिख सकते हैं, उसे सीमांत श्रमिक कहते हैं। सीमांत श्रमिक कहते हैं। ठीक है, इतना लिख देंगे। जिस व्यक्ति को एक साल में 183 दिन से भी कम काम प्राप्त हो, सीमांत श्रमिक हो गया।
क्वेश्चन को समझ लीजिए और अपनी भाषा में आप लिख दीजिए। यही तो आप लोगों की कला है, क्योंकि आप कला की विद्यार्थी भी, इसीलिए आप परेशान ना हो, बस आप अपना काम करते रहें, पढ़ते रहें, है ना। तो एक क्वेश्चन हमारा हो गया समाप्त। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 10, मानव बस्ती से क्या आशय या क्या अर्थ है? से क्या आशय है? उत्तर देखेंगे। मानव क्या करता है? पहले एक सामान्य चर्चा कर लें। आप सब बस्ती में रहते हैं। मनुष्य जब थक हार के घर पहुंचता है, मतलब हम जब थक जाए तो हमें घर की जरूरत पड़ती है, तो मनुष्य ने बनाया क्या? घर, आवास बनाए। अब आवास जो होते हैं, आवास का जो समूह होता है वो बस्ती कहलाता है। ठीक है, लिखेंगे मानव के आवास, लिखेंगे मानव आवास के, आवास मतलब घर के समूह को बस्ती कहते हैं। ठीक है, मानव आवास जो होता है, मानव के जो घर होते हैं, मानव के घरों के समूह को बस्ती कहते हैं। आप समझ गए, अपनी भाषा में आप लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। दो प्रकार की बस्ती होती हैं। कितने प्रकार की? दो। नंबर 1 ग्रामीण बस्ती, नंबर 2 शहरी बस्ती। लेकिन आपसे यह पूछा नहीं जा रहा है तो आप यही लिख देंगे। ठीक है ना। मानव की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य क्या बनाता है? घर, और घरों के समूह को क्या कहते हैं? बस्ती। ठीक है, घरों के समूह को क्या कहा जाता है? बस्ती कहा जाता है। ठीक, ये हो गया। अब 11 नंबर के क्वेश्चन पे है, अंकीय विभाजन किसे कहते हैं? अंकीय विभाजन किसे कहते हैं? बहुत सरल है सभी क्वेश्चन और आप आसानी से लिख भी सकते हैं। उत्तर लिखेंगे। देखिए, विकसित देश में सूचना संचार के साधन अधिक है। ठीक है, संचार, सूचना संचार, विकसित देश में सूचना संचार के माध्यम से व्यक्ति को जल्द, मतलब जल्दी कह सकते हैं, जल्दी सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं, सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं, करवा देते हैं तथा विकासशील देश में ये सब सुविधाएं पहुंचने में क्या होती है? देरी हो जाती है। तो विकसित देश सूचना और संचार के माध्यम से अपने नागरिकों को जल्दी लाभ पहुंचा देते हैं या सुविधा उपलब्ध करा देते हैं, तथा विकासशील देश क्या कह सकते हैं, देर से समय लग जाता है। मतलब इसमें हो जाएगा, विकसित देश में क्या हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। और विकासशील में क्या होगा? सुविधा पहुंचने में, लाभ पहुंचने में क्या होगा? देरी होगी। विकसित में क्या हो जाएगा? जल्द हो जाएगा। विकासशील में क्या हो जाएगा? देरी हो जाएगी सुविधा पहुंचने में, विकास करने में, है ना। क्योंकि उनके पास उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है और हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी कमजोर है। तो वहीं पर हम बात करें तो विकसित देश सूचना और संचार के माध्यम से व्यक्ति को जल्दी सुविधाएं उपलब्ध करवा देते हैं, तथा विकासशील देश में ऐसा संभव नहीं होता है, इसे अंकीय विभाजन कहते हैं। समझ गए? बहुत साधारण शब्द में, इतना बड़ा समझ में ना आ रहा हो
तो वही जो मेरी बात है, ध्यान रखिएगा, विकसित राष्ट्र, विकसित राष्ट्र, और दूसरा विकासशील राष्ट्र। ये क्या करेगा? सूचना संचार के माध्यम से, सूचना एवं संचार के माध्यम से नागरिकों को जल्द लाभ प्रदान करेगा, जल्द लाभ या सुविधाएं उपलब्ध करा देगा। पर यहाँ पर हो जाएगी देर, थोड़ी तो देर होगी, वहाँ की टेक्नोलॉजी और हमारी टेक्नोलॉजी में अंतर तो है। तो वही चीज़ है, यहाँ लिखना है आपको, यानी कि विभाजन हो गया, समझ गए होंगे आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन, विनिर्माण। विनिर्माण किसे कहते हैं? से क्या आशय है? से क्या आशय है? देखिए, विनिर्माण का अर्थ होता है, विनिर्माण से आशय समझ लें पहले। उद्योग में जो उत्पादन होता है, चाहे छोटी से छोटी वस्तु का हो, चाहे बड़ी बड़ी मशीनों का हो, तो ये जो उत्पादन होता है उसको विनिर्माण कहा जाता है। समझिए आप लोग, विनिर्माण के अंतर्गत, विनिर्माण वस्तुओं के उद्योग में उत्पादन से संबंधित है, उत्पादन से संबंधित है। इसमें छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, मतलब अगर सुई का भी उत्पादन होगा तो विनिर्माण ही है। इसमें छोटी से छोटी वस्तुओं से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का भी उत्पादन किया जाता है। याद रखिएगा, ये हो गया विनिर्माण, मतलब उद्योगों में वस्तु का उत्पादन। ठीक है, विनिर्माण का सीधा अर्थ है उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन, चाहे छोटी वस्तुएं हैं चाहे बड़ी वस्तुएं हैं। ठीक है, आप अपनी भाषा में लिखिएगा, डरिए नहीं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। हर एक बच्चा होशियार है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पुस्तकों से रटने का प्रयास करते हैं, उसी का परिणाम जो होता है वो हमारे सामने इस तरीके का दिखाई देता है। तो अब आप रटेंगे नहीं, अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो विनिर्माण हो गया, प्रवास हमने बता दिया आपको, अंकीय विभाजन हो गया, मानव बस्ती हो गया, सीमांत श्रमिक हो गया, प्रवास हो गया। प्रवास शायद 2 बार हो गया। चलिए, सीमांत श्रमिक भी हो गया, मानव बस्ती भी हो गया, स्मार्ट सिटी मिशन बच गया है। स्मार्ट सिटी मिशन क्या होता है? सिटी मिशन हमारे देश की ये महत्वाकांक्षी मिशन या परियोजना है, जिसमें हमारे देश के शहरों को, उत्तर लिखने, उत्तर समझने पहले, हमारे देश के जो शहर हैं उसमें नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि वो सुविधा और बेहतर पर्यावरण देना कहलाता है स्मार्ट सिटी मिशन। लिखेंगे उत्तर में, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अंतर्गत स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों को, भारत के 100 शहरों को, ठीक है, शहरों को सुविधायुक्त, सर्व सुविधायुक्त लिखेंगे है शब्द। सर्व सुविधा मतलब सभी सुविधा, सर्व सुविधायुक्त बनाना है, सर्व सुविधायुक्त बनाना एवं बेहतर पर्यावरण
उपलब्ध कराना है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों को सर्व सुविधायुक्त बनाना एवं बेहतर पर्यावरण एवं नागरिकों को लिखेंगे नागरिकों को बेहतर पर्यावरण उपलब्ध कराना प्रमुख उद्देश्य। आपको यही पूछा जाएगा स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। स्मार्ट सिटी शहरों को सुविधायुक्त बनाना चाह रही सरकार, और दूसरी चीज जो है वहाँ का पर्यावरण भी अच्छा करना चाह रही है। ये प्रमुख उद्देश्य हो गए स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य। ठीक है, समझ गए होंगे आप इसको। स्मार्ट सिटी मिशन के बाद है अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि की समस्याएं। प्रश्न, भारतीय कृषि की समस्याएं। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। आप सभी लोग कहीं ना कहीं से कृषि से जुड़े हुए हैं। अब आपको पता होगा कि भारत में कृषि की क्या समस्याएं हैं। पहली जो बात तो है, हमारे यहाँ वर्षा जो होती है, वर्षा है ना, अनियमित होती है एवं अनिश्चित होती है। आप लिखेंगे भारतीय कृषि की निम्नलिखित समस्याएं हैं। 1 नंबर लिखेंगे वर्षा अनियमित एवं अनिश्चित। दूसरा लिखेंगे हम छोटे छोटे खेत, या फिर इसको अच्छी भाषा में लिखें आप तो इसको लिखा जा सकता है सीमांत कृषक, मतलब छोटे छोटे कृषक हमारे देश में है। तीसरी कम उत्पादकता, मतलब कृषि से प्राप्त होने वाली कम उत्पादकता, कम उत्पादकता। अगला क्वेश्चन लिख सकते हैं, हाँ, छोटे छोटे खेत, जोत का आकार छोटा होना, ऐसा लिखते सही भाषा में। जोत का आकार छोटा होना, जोत का छोटा आकार। तो वर्षा की अनियमितता एवं अनिश्चितता, जोत का आकार छोटा होना, कृषि से प्राप्त होने वाली कम उत्पादकता, गरीब किसान, गरीब कृषक। ज़्यादातर कृषक क्या है, अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, गरीबी जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन का भी 2 नंबर का है तो 2 लिख देना, 3 का है तो 3 लिख देना, 4 का है तो उसको समझा के लिख देना। ठीक है, यहाँ पर अपने जो क्वेश्चन हमने लिखे थे बोर्ड पर वो सब समाप्त हो गए हैं। अब देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन और बचे हुए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। उसको तीसरे वीडियो में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद। तैयारी करते रहिए, लगे रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।